ठीक है दोस्तों, उसके आगे चलते हैं हम। तो आगे के पार्ट में बताना चाहता हूँ मैं कि फिर आ जाता है वो 1757 में। ठीक है दोस्तों, 1757 में क्या होता है कि बंगाल में एक युद्ध लड़ा जाता है। बंगाल में युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, इस प्लासी के युद्ध की जो डेट है वो बता दूं आपको, 23 जून 1757 को। ठीक है, इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है दोस्तों, एक तरफ होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ होते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल का नवाब, ये बंगाल का नवाब कौन होता है दोस्तों, ये होता है सिराजुद्दौला। ठीक है दोस्तों, अब है बंगाल का जो नवाब है दोस्तों, इस बंगाल के नवाब का एक सेनापति होता है, उस सेनापति का नाम होता है मीर जाफर। और इधर जो सेनापति होता है वो होता है लॉर्ड क्लाइव। कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव। मीर जाफर क्या करता है, अंग्रेज के हाथों बिक जाता है और शासन के लालच में आकर ये क्या करता है, गद्दारी करता है दोस्तों। किससे गद्दारी करता है, सिराजुद्दौला से। तो इसने क्या की, गद्दारी की। ठीक है, और इस गद्दारी के कारण ये युद्ध जीत जाता है और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला युद्ध हार जाता है। इस युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये भी है कि इसमें इसके पास होते हैं मात्र 3000 सैनिक और इनके पास में होते हैं, बंगाल के पास में होते हैं उस समय 15,000 सैनिक। ठीक है, फिर भी अब देखो इस युद्ध के दो फैक्ट देख लो आप। पहला तो है इस युद्ध के कारण। कारण में इतना सा लिखो आप, पहला कि अंग्रेज द्वारा कलकत्ता में कॉलोनियां स्थापित करना। क्या, कॉलोनियां स्थापित करना, स्थापित करना। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण है कर की चोरी करना। ठीक है, और तीसरा कारण है व्यापार में एकाधिकार को बढ़ाना। ठीक है, यह अप्रत्यक्ष रूप से एकाधिकार को बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, ये तीन कारण थे। इस युद्ध के परिणाम तो आया कि ये मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जीतती है और बंगाल का नवाब हारता है। इस युद्ध के बाद जो है परिणाम, इस युद्ध के परिणाम होते हैं क्या क्या, देखो आप। पहला परिणाम होता है कि मीर जाफर अगला नवाब बनता है। दूसरा फायदा, टैक्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टैक्स नहीं देना होता। ठीक है, तीसरा फायदा जो होता है वो होता है कि अब व्यापार का बढ़ाना, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार को बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो देखो आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। हाँ दोस्तों, 1757 से लेकर इन्होंने क्या किया, 1757 से लेकर और 1764 ईस्वी तक इन्होंने जमकर व्यापार को बढ़ावा दिया। बढ़िया। अब यहाँ मद्रास में भी काफ़ी अच्छी मतलब व्यापार चलने लग गया, और बंगाल में तो था ही, और सूरत में भी खूब अच्छे से व्यापार चलने लग गया। ठीक है। तो कुल मिला के जो दक्षिण भारत था उस पे लगभग आधे भारत पे इनका कब्जा हो चुका था। ठीक है। राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इनको छोड़ के, क्योंकि इनमें थोड़ा कम था, इनमें थोड़ा व्यापार का कम था सिस्टम। लेकिन जो ये नीचे वाले हैं दक्षिण भारत, इन पे लगभग पूरा अधिकृत हो चुका था इनमें, क्योंकि इनका व्यापार काफी बढ़ चुका था। ठीक है। अब ये क्या करते थे कि जो हिंदू व्यापार करते थे तो उनमें भी काफी परेशानी, उनको अड़चन पहुंचाते थे। ठीक है। तो उनको परेशान करने लग गए थे। तो इसके बाद में फिर भारतीय जनता परेशान हो चुकी थी। ठीक है। भारतीय जनता परेशान होकर जाएगी किसके पास में, राजाओं के पास में। तो राजा कौन कौन थे, तो 1764 ईस्वी में उस समय एक और युद्ध लड़ा गया। 1764 ईस्वी में उस युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस बक्सर के युद्ध में हमारे पास में जो बंगाल का नवाब होता है वो होता है कौन, कासिम, मीर कासिम। और अवध का नवाब होता है सुजाउदौला, सुजाउदौला। और अब मुगल सम्राट होता है कौन, शाह आलम द्वितीय। डेट याद रखना, 1764 में कौन था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है। इधर हमारे पास होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। इनके बाद इनके पास में सैनिकों की संख्या होती है दोस्तों मात्र 10,000। लेकिन इनके पास में, तीनों के पास में मिलाकर सैनिकों की संख्या होती है 40,000। ठीक है। लेकिन फिर भी इस बक्सर के युद्ध को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और ये हार जाते हैं। ठीक है। इस युद्ध के परिणाम क्या क्या होते हैं, परिणाम देखो आप। परिणाम, पहला परिणाम इतना सा है कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बांग्लादेश की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी से मतलब है वहां की गद्दी। अब वहां के शासक कौन बन जाते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी प्राप्त हो जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में व्यापार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश में काफी अच्छे से चलने लग गया। तो धीरे धीरे अब इनके व्यापार को देखकर ब्रिटिश जो पीएम था, ठीक है, उन्होंने सोचा कि बोलो बहुत अच्छा काम है। अंग्रेज गए तो थे वहां पे व्यापार करने, लेकिन उन्होंने तो क्या किया, वहां पर जाके अधिकारी कर लिया। बहुत अच्छी बात। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा,
कि अब एक चार्टर एक्ट लेके आएंगे, लेकिन वो इस बार का जो चार्टर एक्ट है वो चार्टर एक्ट नहीं होकर रेगुलेटिंग एक्ट है। रेगुलेटिंग एक्ट का कारण क्या है? पहले जो चार्टर एक्ट लाते थे उसका एक ही रीजन था, वो क्या करना चाहते थे? सिर्फ व्यापार। लेकिन अब जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो चाहते हैं कि व्यापार भी करो और वहां पर रहकर शासन भी करो। तो इसीलिए वो इस बार लेके आएंगे चार्टर की जगह रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो इसके बाद में 1773 में पहला क्या आता है? रेगुलेटिंग एक्ट आता है सबसे पहला। ठीक है, देखो अब बताता हूँ मैं आपको कि 1773 का जो पहला सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस 1773 वाले रेगुलेटिंग एक्ट में क्या है? ये रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। इस एक्ट में खास बात क्या है? इस एक्ट में खास बात इतनी सी है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार भी कर रही है और शासन भी कर रही है, इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करना है। किसको? ब्रिटिश सम्राट को इन दोनों पे नियंत्रण स्थापित करना है। ठीक है, तो अब जो ब्रिटिश पीएम है जिसका नाम है लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है, ये वहां का इस समय क्या है? पीएम है। पीएम है तो इसने क्या किया? रेगुलेटिंग एक्ट लेके आया, और रेगुलेटिंग एक्ट में खास बात क्या है? नियंत्रण स्थापित करना है। किस पे नियंत्रण स्थापित करना है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर। क्यों स्थापित करना है? क्योंकि दो काम हो गए इनके, ये व्यापार भी कर रही है और शासन भी कर रही है। व्यापार और शासन कुछ जगह पे। ठीक है, तो इन दोनों पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए नियंत्रण स्थापित करना है। किनको करना है नियंत्रण स्थापित? नियंत्रण स्थापित किनको करना है? ब्रिटिश को, ब्रिटिश सम्राट को। नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश सम्राट ने क्या किया? उनका जो पीएम है, पीएम ने एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया। ठीक है, इस नियंत्रण के लिए क्या करते हैं ये? जो बंगाल है और दूसरा क्या है? बॉम्बे, तीसरा क्या है? मद्रास। इन तीनों के मतलब इनके तीन अलग अलग गवर्नर थे पहले। अब क्या करेंगे? इनका एक ही गवर्नर जनरल बना दिया, जो बैठेगा कहाँ पे? बंगाल में, लेकिन जो कंट्रोल रखेगा तीनों पे। ठीक है, और बंगाल के इसको तो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद भी दी। 4 सदस्यीय परिषद भी दी। ठीक है, एक तो ये बंगाल का गवर्नर जनरल और 4 लोग ये बैठ के क्या करेंगे? कुछ तो काम होगा इनका। इनका काम इतना सा है कि अब ये बनाएंगे विधि। विधि किसके लिए बनाएंगे? दोनों कामों के लिए बनाएंगे। क्या? व्यापार करने के लिए भी और शासन करने के लिए भी विधि बनाएंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है जनरली, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, तो प्रथम गवर्नर जनरल ये क्या है? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो क्या हो गया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया। ठीक है, यहाँ से 1773 के बाद में इन्होंने सोचा बोला अच्छी बात है, विधि बन गई, कानून बन गया, तो अब ऐसे तो कोई सी विधि बना नहीं सकते जिससे क्या, अगर ज़्यादा विधि बनाएंगे और ज़्यादा लोगों को परेशान करेंगे तो हिंदू क्या करेंगे? हिंदू सड़कों पे उतर आएंगे। तो इनको इनके दिमाग में एक चीज़ और आई कि अपन क्या करते हैं कि विधि को कंट्रोल करने के लिए, अब विधि को भी नियंत्रण करने के लिए हम क्या करेंगे?
एक न्यायालय की स्थापना कर दी। इन्होंने 1774 ईस्वी में क्या किया गया, एक अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया। क्या है नाम इसका, अपेक्स न्यायालय। ठीक है, इस अपेक्स न्यायालय को स्थापित करने के बाद में सबसे पहले तो यह है कि अपेक्स न्यायालय स्थापित क्यों किया गया, क्योंकि जो गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद जो विधि बना रही है उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो विधि सही भी बना रही है नहीं बना रही है, इसके लिए अपेक्स न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, और ये अपेक्स न्यायालय है कहाँ पर, ये अपेक्स न्यायालय है कलकत्ता में। ठीक है, 1774 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। अब है कि ये इंडियंस के लिए या जो भी इंडिया में रह रहा है, चाहे वो अंग्रेज हो, अंग्रेज व्यापारी हो, चाहे वो इंडियन हो, ठीक है, इन दोनों के लिए क्या है, एक हाई कोर्ट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, मतलब एक उच्च न्यायालय के लिए, उच्च न्यायालय की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट, मान लो अगर हम इसकी भी शिकायत करना चाहे अपेक्स न्यायालय की, तो कहाँ करें, तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी जो शिकायत करनी हो तो हमें करनी कहाँ पर पड़ेगी, इसकी है प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल में क्या करनी पड़ेगी, हमें इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। और ये प्रीवी काउंसिल है कहाँ पे, यह है ब्रिटेन में। कहाँ पर है दोस्तों, ब्रिटेन में। तो हमारे लिए अपेक्स न्यायालय एक तरह से क्या है, हाई कोर्ट, और प्रीवी काउंसिल क्या है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, इस हिसाब से यही बात हुई। ठीक है, अब है जब अपेक्स न्यायालय खुला था या निर्माण किया गया था तो इसमें एक तो है चीफ जज और 4 है, 3 है अन्य, 3 है अन्य। ठीक है, जो चीफ जज था एक, उसका नाम था लॉर्ड इम्पे। क्या नाम था दोस्तों, लॉर्ड इम्पे, लॉर्ड इम्पे इसका नाम था। ठीक है, 1774 का ये छोटा सा काम हो गया। फिर 1774 के बाद में आया, मतलब इन सबको जो ये भी जो व्यवस्था थी इन सब में भी सुधार करना था। ठीक है, कि इन सब में सुधार करने के लिए फिर आया 1781 का क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्यों आया, वो इसलिए आया कि जो ये व्यवस्था थी इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार कर सके। ठीक है दोस्तों, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे का बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, 1774 के बाद में फिर आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। वो कब आता है दोस्तों, ये आता है 1781 में। क्या आता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आता है, कब आता है, वो देखो 1781 में ही आता है। इसका कारण क्या है, सुधार करने के लिए। क्या है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, एक्ट में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें सुधार करने के लिए आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये क्वेश्चन आता है सीधा सा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें सुधार करने के लिए कौन सा एक्ट आया, तो वो है 1781 का। इसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, अब इन्होंने सुधार क्या किया,
मेन बात यह है, इन्होंने सुधार क्या किया, इन्होंने सुधार ये किया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, ठीक, उसको बंगाल, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा और मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, ठीक है, इन सब के ऊपर, इन जितनी भी प्रेसिडेंसी है सारी, तो इन सभी प्रेसिडेंसी पे क्या करना है, इनको विधि निर्माण करना है। अब ठीक है, विधि निर्माण करने के लिए वही चार बातें हैं कि 1+4 का कंसेप्ट है, ये 4 सदस्यीय परिषद है जो बैठकर क्या करेगी, बंगाल में बैठेगी, बंगाल में बैठकर अब इन पांचों के ऊपर विधि निर्माण करेंगी। ठीक है, विधि निर्माण करने का मतलब तो जान ही गए आप, व्यापार करने के लिए और शासन करने के लिए जो नीतियां बनाई जाती है उसको ही विधि बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया काम। अब एक दो नोट लिखो बढ़िया सा, देखो नोट ये है, पहला नोट, नोट नंबर 1 ये है कि भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत, भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है दोस्तों? दोस्तों ये मानी जाती है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है दोस्तों? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, भारत का संवैधानिक विकास की शुरुआत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। दूसरा है भारत के संविधान की वास्तविक शुरुआत, भारत के संविधान की वास्तविक शुरुआत, ठीक है, यह है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, सॉरी, ठीक है, ये हो गए। इसको क्वेश्चन चेंज, देखो ये क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा होते हैं। पहला ये क्वेश्चन है कि भारत के संवैधानिक विकास की शुरुआत कब से मानी जाती है, तो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और भारत के संविधान, जो संविधान है उसकी वास्तविक शुरुआत कब से मानी जाती है, तो वास्तविक शुरुआत का क्वेश्चन जब भी आता है तो 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, नहीं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप। ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें, आगे इसमें अब देखो आप कि 1783 ईस्वी में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है वो देखो आप। 1783 में वहां ब्रिटेन में कौन बैठा है, वहां पे पीएम बैठा है। उस पीएम का नाम क्या है, उस पीएम का नाम है लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, उसका सहयोगी यानी कि अपोजिट पार्टी वाला, ठीक है, तो उसका सहयोगी, जैसे अपने होता है लोकसभा राज्यसभा वैसे ही, ठीक है, तो उसका सहयोगी जो बंदा था वो था लॉर्ड फॉक्स। इस बंदे ने एक दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि अपना जो भारत का, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो काम है, जो दो जगह बटा हुआ है, क्या क्या बटा हुआ है, एक तो बटा हुआ है व्यापार करने के लिए, तो एक बटा हुआ है शासन करने के लिए। ठीक है, इस काम को दो अलग अलग जगह, दो अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में बांटेंगे।
तो इनने कहा कि इसको तो बीओडी में बांट दो और इसको बीओसी में, मतलब बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और इसको बीओसी में बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनमें बांट दो। ये इस बिल को लेकर जाता है लॉर्ड नॉर्थ के पास में। इस बिल का नाम होता है फॉक्स इंडिया बिल। ठीक है, इस बिल को देखकर लॉर्ड नॉर्थ मना कर देता है, मतलब नहीं ऐसा नहीं करना हमको। ठीक है, अब लॉर्ड नॉर्थ को जब कोई समझाता है या उसके दिमाग में जब भी आती है कि यार बात तो इसने सही कही थी, क्या बात कही थी फॉक्स ने, कि व्यापार के कार्य को तो अलग हाथों में सौंप दो और शासन करने के लिए अलग हाथों में सौंप दो। ठीक है, नहीं है? तो इसने क्या किया कि इसकी जैसे अपने लोकसभा होती है ना, तो वहां ब्रिटेन की जो संसद है वहां पे उसको बोलते हैं कॉमन सभा। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सभा। ये इस बिल को लेकर आता है कहाँ पे? कॉमन सभा में। कॉमन सभा में बिल लाया, तो कॉमन सभा के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस बिल को क्या कर दिया? मना, यानी कि रिजेक्ट, बोला नहीं सही नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। तो ये पीएम था, पीएम के खिलाफ क्या हो गया, मतलब पीएम जब है बहुमत दल का नेता है, जब वही बात रख रहा है, वो बात रख रहा है, उसकी बात को जब उसके लोग हटा रहे हैं, मतलब उसकी बात नहीं मान रहे, तो क्या होता है? सरकार गिरती है। अपने इंडिया में होता है कि जब कोई लोकसभा में अगर कोई पीएम जो है कुछ भी बात कह रहा है, अगर उसकी बात को नहीं माने, रिजेक्ट कर दे, तो सरकार गिर जाती है। तो उस समय उस कॉमन सभा में ये बात रखी गई और रिजेक्ट हो गई, तो सरकार गिर गई। सरकार गिरी कहाँ की? ब्रिटेन की। बस ये क्वेश्चन भी आता है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन सा बिल है जिसके कारण पहली बार ब्रिटेन में सरकार गिरी या नए प्रधानमंत्री के चुनाव हुए। ठीक है, तो वो है फॉक्स इंडिया बिल। ठीक है, सरकार गिरी, सरकार गिरने के बाद में आए नए पीएम। नए पीएम आते हैं विलियम पिट। विलियम पिट ये पीएम आता है। ये पीएम आकर बिल लेके आता है। 1783 में तो बनता है और 1784 में ये ले आता है एक बिल जिसका नाम है पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट, या इसको बोल सकते हैं पिट्स एक्ट। ठीक है, इसने भी फोकस किया, फोकस वाली बात पे फोकस किया इसने। तो फोकस करने के बाद में इसने सबसे पहले काम किया, क्या काम किया कि अब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्य जो है उनके अलग अलग बांट दिया। व्यापार करने के लिए इसने क्या किया? व्यापार करने के लिए बनाई बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके सदस्य रखे 24, और शासन करने के लिए इसने बनाया बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसके सदस्य रखे इसने 6। ठीक है, 24 और 6 अलग अलग कर दिया इनकी कि अब बीओडी अलग है और बीओसी अलग है। ठीक है, एक काम तो इसने ये किया 1784 के रेगुलेटिंग एक्ट में। दूसरा काम इसने ये किया कि अब तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने भारत के क्षेत्रों पर अधिकार कर रखा था। उनको ब्रिटिश सम्राट को
सौंपा गया। तो नया नाम क्या है? तो अब ये जो भारतीय क्षेत्र है, भारत के क्षेत्र है, इन भारत के क्षेत्रों को नया नाम दिया गया क्या? ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र, ये नाम दिया गया इनको। ठीक है, ये दो काम किया गया। एक इम्पोर्टेंट अगर हम चीज बताएं तो देखो आप, नोट, वहां पे सीधा क्वेश्चन आता है क्या? कंपनी के कार्यों में द्वैत शासन, कंपनी के कार्यों में द्वैत शासन, तो ये तो कब का है? ये तो है 1784 का एक्ट। ठीक है, दूसरा है प्रांतों में द्वैत शासन। जब ये नाम दिखे प्रांतों में द्वैत शासन, तब आपको करना है 1919 का एक्ट। और तीसरा है क्या? केंद्र में या संघ में, केंद्र में द्वैत शासन, तब आपको करना है 1935 का एक्ट। ठीक है, ये तीन चीज आप देख लो, इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि कंपनी के कार्यों में पहली बार द्वैत शासन कब आया? 1784 ईस्वी में। ठीक है, तो अब एक बार वापस पढ़ लो इसको। 1783 में क्या होता है कि वहाँ का जो पीएम है लॉर्ड नॉर्थ, उसके पास में एक लॉर्ड फोकस आता है और बिल लेकर आता है। उस बिल का नाम होता है फोकस इंडिया बिल। उस बिल में बात ये कही होती है कि कंपनी के कार्य को दो अलग अलग जगह बांट दो। ठीक है, तो इसने क्या करा? इसने मना कर दिया सबसे पहले लॉर्ड नॉर्थ ने। नॉर्थ इस बिल को पेश करता है कॉमन सभा में, कॉमन सभा इसको रिजेक्ट करती है, तो सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के बाद नया पीएम बनता है विलियम पिट। उस विलियम पिट ने आते ही सबसे पहले ये काम करता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसके कार्यों को दो अलग अलग जगह बांटता है, व्यापार करने के लिए बीओडी और शासन करने के लिए बीओसी। ठीक है, तो व्यापार जो बीओडी उसके सदस्य 24 है और शासन करने के लिए 6 सदस्य। ठीक है, एक काम ये करता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में कुछ जो क्षेत्र आ रखे थे, उन क्षेत्रों को अब नाम दिया गया क्या? ब्रिटिश अधिकाराधीन भारतीय क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गई 1784 की बात, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। सत्रह सौ चौरासी के बाद में हमारे पास में जो आगे नेक्स्ट आता है, ठीक है, आगे जो आता है वो आता है, देखो आगे आता है 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट में ऐसी क्या क्या बात है? इस एक्ट में ज्यादा नहीं, 4 या 5 बातें इतनी अच्छी अच्छी है जिससे क्वेश्चन बनते ही है। तो इनकी बातों को देख लो आप, क्या क्या बात आती है। ठीक है दोस्तों, 1813 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें ये बात कही गई है कि व्यापार करने का एकाधिकार हटा दो। व्यापार करने का, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने का एकाधिकार समाप्त किया गया। समाप्त, बजाय मतलब
लेकिन आंशिक। ठीक है, ये सब देखो, लेकिन आंशिक। अब है किन को छोड़कर, किन को छोड़कर। पहला, भारत के साथ चाय का व्यापार, भारत के साथ चाय का व्यापार, कि भारत के साथ चाय का व्यापार केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही करेगी। दूसरा है चीन के साथ व्यापार, दूसरा है चीन के साथ व्यापार, ये भी कौन करेंगे, केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ही करेगी। ठीक है, ये दो शर्त आई। फिर इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो दूसरी बात आई, अब यहाँ पे क्या, परमिशन तो मिल ही गई, व्यापार करने का एक अधिकार हट गया, तो क्या हुआ, यूरोपीय है, तो यूरोपियनों को व्यापार करने की ठीक है, चाहे ये यूरोपियन क्या हो, व्यक्ति के रूप में आओ, चाहे ये वहां से क्या हो, कंपनी बन के आओ, दोनों ही रूप में क्या करना है, इसको व्यापार करने की स्वतंत्रता दे दी। ठीक है, यहाँ पे तीसरी चीज जो थी वो थी ईसाई मिशनरीज का आगमन, ईसाई मिशनरीज का आगमन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर मिशनरीज यहाँ पर अगर आएगी, ईसाई मिशनरीज अगर यहाँ पे आती है, तो उसके दो काम हैं। पहला काम क्या है, यहाँ क्या करेगी, धर्म का प्रचार करेगी, धर्म प्रचार करने के लिए आ रही है। दूसरा काम क्या है, व्यापार करने के लिए आ रही है। ठीक है, ईसाई मिशनरीज के बाद में जो चौथा काम है वो है क्या, कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या करना होगा, 1 लाख रुपए सालाना शिक्षा पे खर्च करना होगा। किस पे, शिक्षा पर खर्च करना होगा। और दूसरा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का काम था वो था, क्या था दोस्तों, कि 20,000 सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खर्चे पर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गई 4-5 बात, और एक लास्ट बात और बाकी रहेगी, वो है दोस्तों क्या, कि गवर्नर जनरल और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जो सेना है उसका प्रधान सेनापति, कौन, प्रधान सेनापति, उसकी नियुक्ति कौन करेगा, नियुक्ति करेंगे ब्रिटिश सम्राट। अब नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों, ब्रिटिश सम्राट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। देखो आज का जो मैंने पढ़ाया था, जिसको चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, अभी चलेगा संवैधानिक विकास का चैप्टर, और लंबा है थोड़ा, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं एक आधा। तो इस बार में अभी जो एक तो इस चीज पे गौर करना होता है, यूरोपियन का आगमन और ईसाई मिशनरीज, इनके क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। और एक इसके क्वेश्चन भी आते हैं कि जब 1 लाख रुपए जब सालाना खर्च किया गया किस पे, शिक्षा पर, ये क्वेश्चन भी आता है। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, हमारे पढ़ाई में से अगर कोई भी कमी हो
तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी कमी होगी उसका, या कोई भी सवाल है आपका इस संवैधानिक विकास वाले चैप्टर से, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि हमने जो ये चैनल चालू किया है जिसका नाम है टाइम्स एकेडमी जयपुर, और इसको सब्सक्राइब करो और इसको फैला दो। ठीक है दोस्तों, और हम यूं ही आगे से आगे नए से नए वीडियो लाते रहेंगे। और आपकी जो समस्या है राजस्थान को लेकर, राजस्थान के लेवल की जो भी एग्ज़ाम है उसको लेकर जो भी समस्या है, हम आपको उस समस्या का पूरा निदान देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये है, आपको पूरा पढ़ाया जाएगा पटवार का जो सिलेबस है, पटवार के सिलेबस में जो जीके है, जीके का पोर्शन आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है दोस्तों।